दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे चर्चित व्यक्तित्व और स्थल के बारे में, जो कि जनवरी 2024 के करंट अफेयर की हम चर्चा कर रहे हैं। जनवरी 24 का जो है हमारा चौथा क्लास है करंट अफेयर की, और इसमें जो चर्चित व्यक्तित्व और स्थल है इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हम देखेंगे महत्वपूर्ण इंडेक्स। इंडेक्स जो है मतलब जो है सूचकांक, उसमें भारत का स्थान क्या रहा, और महत्वपूर्ण सूचकांक आपके हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये हम सारी चर्चा आज करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त को खराब करे। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलो, इंडेक्स एवं रिपोर्ट्स की हम बात करें तो देखो, शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट जो है SER 2023 आई है, बियॉन्ड बेसिक रिपोर्ट इसका नाम है, इसका जो शीर्षक है बियॉन्ड बेसिक्स रिपोर्ट। ठीक है, और ASER की शुरुआत प्रथम फाउंडेशन द्वारा 2005 में की गई थी। 2023 में की ये रिपोर्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि 14 से 18 आयु वर्ग की वर्तमान स्थिति को विस्तृत रूप से समझना। आपको पता है कि जो 14 से 18 वर्ग के जो बालक बालिका हैं उनकी जो वर्तमान स्थिति, उनकी आयु वर्ग की जो वर्तमान स्थिति है उसको ढंग से समझने के लिए ये रिपोर्ट सामने आई है। और ये 26 राज्यों के 28 जिलों में ये सर्वे हुआ है। 26 राज्यों के कितने जिलों में सर्वे हुआ? 28 जिलों में। इसमें महत्वपूर्ण मुख्य बातें क्या है कि ग्रामीण जिलों में 85% से अधिक युवा जो कि 14 से 18 आयु तक के हैं, वर्तमान में किसी न किसी प्रकार की शैक्षणिक संस्थान में नामांकित है। पहली बात तो रिपोर्ट जो सामने निकल के आई उसकी बात है कि 85% ग्रामीण जिलों में 85% से अधिक युवा जो कि जिनकी आयु 14 से 18 वर्ष है, वो किसी न किसी शैक्षणिक संस्थान में रजिस्टर्ड है। आयु वर्ग 14 से 18 में केवल 40% युवाओं के पास बुनियादी अंकगणितीय दक्षता है। तीसरी चीज क्या निकल के आई है कि ASER रिपोर्ट 2023 के डेटा के अनुसार बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक 14 से 18 वर्ष के लगभग 1/4 युवाओं के लिए है। व्यवसायिक कौशल युवाओं के लिए प्राथमिकता नहीं है। ठीक है, सर्वेक्षण में शामिल केवल 6% ही वर्तमान में व्यवसायिक पाठ्यक्रम कर रहे हैं। मतलब इस उम्र के जो बालक हैं वो केवल कॉमर्शियल जो एजुकेशन है, जो व्यवसायिक कौशल जो है, केवल 6% बालक ही कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब अधिकतम जो है उनके पास व्यवसायिक शिक्षा की डिग्री नहीं है, या हम बात कर सकते हैं व्यवसायिक शिक्षा को नहीं सीख रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नामांकन, उपस्थिति और सीखने के स्तर की सावधानी पूर्वक ट्रैकिंग के माध्यम से 100% माध्यमिक विद्यालय नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त करने पर जोर देती है। मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति नामांकन, उपस्थिति और सीखने के स्तर में जो है ट्रैकिंग करने पर 100% क्या देती है? बल देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हम बात कर लें तो ये 29 जुलाई 2020 से लागू हो चुकी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई शिक्षा नीति है हमारी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति है जो 29 जुलाई 2020 से लागू हो चुकी है। पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 से चली आ रही थी उसकी जगह ये लेगी। ये भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। इस नीति का लक्ष्य 2030 तक भारत की शिक्षा प्रणाली में बदलाव सुनिश्चित करना है। मतलब जो वर्तमान में 1986 की शिक्षा प्रणाली द्वारा जो ढांचा चलता हुआ आ रहा था उसमें परिवर्तन करना है, और ये पूरा परिवर्तन जो है 100% जो है अचीव करना है। कब तक? 2030 तक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि 29 जुलाई 2020 को जो है ये लागू हुई थी। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक CPI 2023 ये जारी हुई है, और ये जारी हुई है, संस्था का नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। यह जो सूचकांक है 0 से 100 के पैमाने का उपयोग करता है। जहां अत्यधिक भ्रष्टाचार है उसको 0 के द्वारा दर्शाया जाता है ना। 0 से 0 अत्यधिक भ्रष्टाचार का सूचक है, और 100 जो है बहुत साफ, मतलब जहां पे भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है। तो कुल 180 देशों में से डेनमार्क इस सूची में सबसे ऊपर है। मतलब डेनमार्क में भ्रष्टाचार नहीं है। तो पहले नंबर पे कौन सा है? डेनमार्क। डेनमार्क में बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है। उसके बाद हम बात करें तो फिनलैंड, फिर न्यूजीलैंड। तो ये दो है शुरू के टॉप 3। फर्स्ट पे डेनमार्क, सेकंड पे फिनलैंड और थर्ड पे न्यूजीलैंड। ठीक है, और चौथे पे नॉर्वे भी दे रखा है। और सबसे कम स्थान के साथ, मतलब सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार है जिसको जो है 0 मिला है, क्या मिला है? 0 नंबर मिला है। मतलब 11 अंक मिले हैं। तो मतलब इसको कितने अंक मिले हैं? 11 अंक मिले हैं। किसका नाम? सोमालिया। सोमालिया कहां पर है? सोमालिया एक अफ्रीकी देश है, आपको पता है। 11 अंक के साथ ये 180वें स्थान पर पहुंचा है। मतलब फर्स्ट पे डेनमार्क है और अंतिम जो है 180वें पे कौन है? आपके सोमालिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
पूछा जा सकता है कि फर्स्ट पे कौन है और लास्ट में कौन है। तो भारत का स्थान कौन सा है? 93वां स्थान है भारत का, और भारत का स्थान भी कोई अच्छा स्थान नहीं है, 180 देशों में से 93वां स्थान है। तो ये देखो इसके जो स्कोर है वो 39 है, और 93वां स्थान है भारत का। 2022 की रिपोर्ट में ये स्थान कितना था? 85वां था, और अभी कितना स्थान है? 93वां स्थान है इसका, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो पहले की तुलना में जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, कम नहीं हुआ है, भारत के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा है। पहले 85वां स्थान था और अभी कौन सा है? 93वां। एशियाई क्षेत्र में सिंगापुर 83 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। मतलब हम एशियाई देशों की बात करें तो एशियाई देशों में जो है फर्स्ट पे कौन आया है? आपके सिंगापुर, सिंगापुर रहा है, ठीक है। और समग्र रूप से 5वें स्थान पर रहा है। जैसे चौथा कौन सा हो गया आपका? नॉर्वे, और 5वां कौन सा हो गया? सिंगापुर। और एशियाई देशों में पहले नंबर पर है, और वैसे कौन से नंबर पर है? 5वें नंबर पर है। ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है। चीन की रैंक कौन सी रही है? 76वीं रही है। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान 133वें और श्रीलंका जो है 153वें स्थान पर रहा है। 1153 नहीं है, 153वें है ना। 153वें स्थान पे कौन रहा है? श्रीलंका, और पाकिस्तान रहा है 133वें स्थान पर। भारत का स्कोर क्या? भारत कौन से स्थान पे है? 93 पे। भारत का स्कोर क्या है? 39। पहले भारत का स्कोर क्या था? 85। पहले स्कोर कितना था? 40। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखो, आगे चलते हैं। तो चर्चित स्थल की अब बात करते हैं हम। इंडेक्स था, इंडेक्स में जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। अब चर्चित स्थल की बात करते हैं। एक महल है एगई का महल। एगई का महल जो है ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक प्राचीन यूनानी स्थल है, जो कि मैसिडोनियन शासकों के आध्यात्मिक केंद्र के रूप में कार्य करता था। 16 साल की यूरो 20 मिलियन नवीनीकरण, 20 मिलियन यूरो नवीनीकरण और परियोजना के बाद 8 जनवरी 2023 को फिर से खोला जा रहा है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि ये जो है एगई का महल है, और एगई का महल क्या है? 4वीं शताब्दी में, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक क्या था? प्राचीन यूनानी स्थल था, जो कि मैसिडोनियन शासकों का एक आध्यात्मिक केंद्र था। ठीक है, इसको क्या किया? 16 साल बाद में फिर से खोला जा रहा है, क्योंकि इसमें 8 जनवरी 2023 को वापस से खोला जा रहा है 16 साल बाद। इसमें जो है इसका नवीनीकरण किया गया है, इसका जीर्णोद्धार किया गया है, और इसके लिए जो खर्चा आया वो है 20 मिलियन यूरो। 20 मिलियन यूरो। ठीक है, महल के बारे में हम बात कर लें तो ये स्थान जो है उत्तरी ग्रीस में है। यूनान, ग्रीस जो कंट्री है उसमें उत्तरी इस जगह पर यह स्थान है। एगई का महल प्रमुख मैसेडोनियन साम्राज्य की प्राचीन राजधानी भी रहा है। आसपास की कब्रें यहाँ है राजा फिलिप द्वितीय की कब्रें और अन्य राजघरानों के अवशेष भी हैं, जो एगई के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है 15,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। 15,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो अन्य इसकी विशेषता की बात करें तो शाही महल, स्तंभ युक्त पथ और परिसर, जहां प्राचीन मैसेडोनियन लोगों की क्या होती? अदालतें लगती थी इस महल, इसके महल के चारों तरफ। ये शाही महल है, स्तंभ युक्त है, मतलब इसमें खंबे हैं, और यहाँ इस परिसर में जो है क्या लगती थी? अदालतें लगती थी, न्याय होता था यहाँ पर, है ना। और आगे हम बात करें तो एक केंद्रीय परिसर है, जहाँ पे 8,000 क्षमता वाला केंद्रीय परिसर, मतलब 8,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं इस परिसर में, जहाँ फिलिप द्वितीय के पुत्र अलेक्जेंडर थर्ड, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, इसको यूरोप और एशिया के विशाल क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के लिए अपना अभियान शुरू करने से पहले 336 ईसा पूर्व में राजा का ताज पहनाया गया था केंद्रीय परिसर के अंदर, जहां पे 8,000 लोग बैठ सकते हैं। यहाँ पर जो सिकंदर महान था, सिकंदर महान जिसका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसको यहाँ पर ताज पहनाया गया था, तो इसलिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिकंदर महान की बात कर लेते हैं, जो चर्चा उठी है, तो इनका जो जन्म है 356 ईसा पूर्व पहला मैसेडोनिया में हुआ। इसके जो शिक्षक थे उनका नाम था अरस्तु। अरस्तु ने 3 साल तक इनको पढ़ाया था, और जिसने चिकित्सा और विज्ञान में उनकी रुचि जगी। अरस्तु के पढ़ाने के बाद इनकी जो रुचि है चिकित्सा और विज्ञान में आई है ना, जगी। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि पॉलिटिकल राजनीति या पॉलिटिकल जो हम बात करते हैं, इसके जो हैं जनक कौन माने जाते हैं? तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, इसके जनक, पॉलिटिकल के जनक कौन है, मुझे कमेंट में बताना।
शासन की बात करूं तो 336 ईसा पूर्व में 20 साल की उम्र में अपने पिता की हत्या के बाद अलेक्जेंडर मैसेडोनिया के राजा बन गए थे। इनके जो साम्राज्य की हम बात करें तो ग्रीस से लेकर उत्तर पश्चिम भारत तक फैले इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से ये एक है। मतलब ग्रीस, यूनान से लेकर उत्तर पश्चिम भारत में यहां तक इनका जो है साम्राज्य फैला हुआ था। तभी तो इनको सिकंदर महान कहा जाता है कि बोले जिस तरफ भी चले जाओगे ना उस तरफ जो है आपके सिकंदर का जो है राज्य मिल जाएगा, साम्राज्य मिल जाएगा। मृत्यु की बात करें तो मैसेडोनिया के राजा के रूप में 13 वर्ष के शासनकाल के बाद 323 ईसा पूर्व में 32 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई। अगर इनकी मृत्यु नहीं होती तो शायद जो है इनका जो है साम्राज्य काफी ज्यादा और विस्तार देखने को मिलता। अब देखो सक्कारा, सक्कारा क्या है? ये प्राचीन मिस्र के शहर मेम्फिस के कब्रिस्तान, दफनाने की जगह कब्रिस्तान आपको पता है क्या होता है, उसका एक हिस्सा है। यह मिस्र की राजधानी काहिरा से 40 किलोमीटर दक्षिण में नील नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। यहाँ पर 3500 से अधिक वर्षों तक एक सक्रिय कब्रगाह था और मिस्र का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। यह वह स्थान है जहां पर मत्स्वा, आयताकार दीवारों वाली एक विशाल ईंट तथा पत्थर के टीले के रूप में मिस्र की मकबरे, इसको मस्तबा कहा जाता है, से पिरामिडों के शवों को दफनाने के स्थल के रूप में उपयोग किया जाता था। तो सक्कारा बेसिकली है क्या चीज? ये क्या है? मिस्र में एक कब्रिस्तान है और जहां पर जो है जो मस्तबा है, मस्तबा मतलब जो मिस्र के मकबरे हैं, ठीक है, आयताकार जो मकबरे हैं, वहां पर जो शवों को दफनाने के लिए ये उपयोग में लिया जाता था। तो ये एक क्या है? एक स्थल है जहां पर जो है मकबरे के रूप में जो है शवों को दफनाने के लिए इस स्थल का प्रयोग किया जाता था। कहने का मतलब ये है। तो ध्यान रखना सक्कारा क्या है, तो मिस्र से संबंधित है। मराठा सैन्य परिषद की हम बात करें तो 2024-25 के लिए यूनेस्को ने भारत की मराठा सैन्य परिषद को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मराठा सैन्य परिषद 2024-25 के लिए शामिल की गई है। अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लो, हर एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मराठा सैन्य परिषद की बात करें तो 12 घटक भाग हैं। महाराष्ट्र के सलेहर किला, शिवनेर किला, खंडेरी किला, रायगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णगुड़ दुर्ग, लोहागढ़, पनहाल किला, विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग और तमिलनाडु में जिंजी का किला। ये जो किले हैं 12, ये मराठा सैन्य परिषद के द्योतक हैं और इनको जो है यूनेस्को ने विश्व हेरिटेज साइट के अंदर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल कर लिया है। विभिन्न भौगोलिक और भौतिक क्षेत्रों में फैले ये विभिन्न घटक मराठा साम्राज्य की सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। भारत की मराठा सैन्य परिषद का विकास 17 से 19वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। ये परिषद किलेबंदी और सैन्य प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं। मराठा सैन्य विचारधारा की शुरुआत 17वीं शताब्दी में मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान 1670 में हुई थी। विश्व विरासत स्थल की हम बात करें जो कि यूनेस्को घोषित करता है, तो उसमें आखिर होता क्या है? विश्व धरोहर स्थल वह स्थान है जिसे यूनेस्को द्वारा इसके महत्वपूर्ण सांस्कृतिक या भौतिक मूल्यों के लिए स्वीकार किया गया है। यह स्थल विश्व विरासत कार्यक्रम का हिस्सा है जिसकी देखरेख यूनेस्को विश्व विरासत समिति करती है। समिति विश्व धरोहर स्थलों की सूची बनाए रखने और उनकी भावी पीढ़ियों के लिए उनकी सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। भारत में कुल 42 यूनेस्को विरासत स्थल हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। भारत में टोटल कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? 42, जिसमें से 34 तो क्या है? सांस्कृतिक महत्व की है, 7 प्राकृतिक है और एक में सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों महत्व की है। ठीक है, तो ध्यान रखना। 7 देखो टोटल कितनी है? 42। तो 42 में से 34 तो है कल्चरल मतलब सांस्कृतिक साइट, 7 है नेचुरल मतलब प्राकृतिक साइट और जो एक है वो है सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों। विश्व धरोहर में राजस्थान की हम बात कर ले तो देखो राजस्थान के अंदर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1985 के अंदर जो है विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। उसके बाद जयपुर में जो जंतर मंतर है उसको 2010 में शामिल किया गया। और तो राजस्थान के जो 6 पहाड़ी किले हैं 2013 के अंदर राजस्थान के 6 किलों को, जिसमें गागरोन का किला, आमेर का किला, गागरोन का पता है ना आपको झालावाड़ में, आमेर का जयपुर में, चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़ में, कुंभलगढ़ का किला आपके कहां पर मिलेगा? आपको नाथद्वारा, राजसमंद और उसकी बॉर्डर पे मिलेगा। रणथंभौर का किला और जैसलमेर का किला। ठीक है, तो कुंभलगढ़ का किला आपने, मुझे ये बताओ आपने कौन कौन से किले देखे हुए हैं? मैंने तो देखो एक तो आमेर का किला देखा हुआ है और एक रणथंभौर का किला देखा हुआ है
और एक आपके कुंभलगढ़ का भी लेटेस्ट देख के आया था। तो 6 में से 3 तो देख लियो, 3 और देखने बाकी हैं। और अभी 2019 में जयपुर परकोटे को भी शामिल किया गया है विश्व विरासत स्थल में। तो राजस्थान में कितने हो गए, 6 तो किले, 7 परकोटा, 8 और 8वां जंतर मंतर, ये 9। तो राजस्थान में 9 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कहने का मतलब ये। ठीक है, आगे देखो बर्नी हाट। बर्नी हाट से मतलब है 10 जनवरी 2024 को थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में मेघालय का बर्नी हाट भारत के प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष पर है। मतलब मेघालय आपके राज्य है, मेघालय में एक शहर है, उसका नाम है बर्नी हाट। तो बर्नी हाट जो है सबसे प्रदूषित, भारत का सबसे प्रदूषित जो है शहर है बर्नी हाट। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है CREA द्वारा जो है लाई गई है, इसका नाम है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। ठीक है, और इसके बाद में जो स्थान आता है वो दूसरे और तीसरे स्थान पे बिहार का एक तो बेगूसराय जो कि दूसरे स्थान पर आता है, और तीसरे स्थान पर आता है ग्रेटर नोएडा, और दिल्ली इसमें 8वें स्थान पर आता है। असम के सिलचर ने 29 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर सबसे कम PM दर्ज किया है। मतलब सबसे साफ असम का सिलचर है, ये कह सकते हैं अपन। सीड्स टॉप 50 के अंदर, अगर टॉप 50 की हम बात करें तो टॉप 50 के अंदर जो है राजस्थान, बिहार के 18, हरियाणा के 8 और राजस्थान के 8 जो है शामिल शहर हैं। ठीक है, बर्नी हाट का नाम ध्यान रखना है। सेकंड नंबर पे बिहार का बेगूसराय है, और थर्ड नंबर पे ग्रेटर नोएडा यूपी का। दिल्ली 8वें स्थान पर है। आगे देखो राजो की बावली। राजो की बावली को राजौन की ब्रेन भी कहा जाता है, जो कि भारत के दिल्ली के महरौली पुरातत्व पार्क में एक प्रसिद्ध क्या है, बावड़ी। क्या है, एक बावड़ी। ठीक है, इसे 1506 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के लोधी राजवंश के प्रशासक दौलत खान ने बनवाया था। राजौन की बावली के परिसर की एक मस्जिद और एक कब्र स्थित है। नासिक का कालाराम मंदिर। नासिक का कालाराम मंदिर। तो राजो की बावली कहाँ है, दिल्ली के महरौली पुरातत्व पार्क में एक प्रसिद्ध बावड़ी है दिल्ली की महरौली। ये देखो आप, ये बावड़ी। ठीक है, नासिक कालाराम मंदिर की हम बात करें तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में शहर के पंचवटी क्षेत्र में गोदावरी के तट पर कालाराम मंदिर का दौरा किया। नासिक का कालाराम मंदिर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कालाराम मंदिर कहाँ स्थित है तो पूछा जा सकता है। क्यों प्रसिद्ध है, तो हाल ही में क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर जो है दौरा किया है, उस मंदिर में भ्रमण किया है। कालाराम मंदिर की हम बात करें तो भगवान की काली मूर्ति से इसका जो है नामांकन किया गया है। भगवान की काली मूर्ति से इसका नामांकन किया गया है। इसका जो निर्माण है 1792 में सरदार रंगाराव ओडेकर के प्रयासों से हुआ था। इसका जो स्थान है पंचवटी क्षेत्र में गोदावरी के तट पर इसका स्थित है। इसका ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में आंदोलन स्थल था। यहाँ पर आंदोलन के उद्देश्य दलितों के लिए मंदिर में प्रवेश के अधिकार प्राप्त करना था। तो हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन है 1942 का, तो उससे पहले जो बाबा साहब अम्बेडकर थे उन्होंने जो है दलितों के लिए मंदिर में प्रवेश को लेकर यहाँ पे आंदोलन किया है। इसका नाम है कालाराम मंदिर। आपके कहाँ पे है, नासिक के अंदर। चर्चित व्यक्तित्व की हम बात करें तो देखो चर्चित व्यक्तित्व में रणधीर जायसवाल की हम बात करें तो वरिष्ठ राजनयिक रणधीर जायसवाल को भारतीय विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता बनाया है। भारतीय विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता किसको बनाया है, रणधीर जायसवाल को। रणधीर जायसवाल ने अर्दिम बागची की जगह ली है। अर्दिम बागची की जगह रणधीर जायसवाल ने ली है। यशस्वी जायसवाल मत कर देना, रणधीर जायसवाल क्या बनाया है, भारतीय विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता। रणधीर जायसवाल ने नए प्रवक्ता के रूप में 3 जनवरी 2024 को कार्यभार संभाल लिया है। जायसवाल 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, IFS जिसे कहते हैं ना, एक तो होता IAS, एक होता IPS, एक होता IFS, एक होता है IFS। बड़े सारी तो दोनों एक जैसे हो गए। एक तो होता है देखो फॉरेस्ट सर्विस और एक होती है फॉरेन सर्विस। एक तो होता है वन से संबंधित मतलब फॉरेस्ट, और एक होता है फॉरेन विदेशी। तो ये है IFS ये वाले। ठीक है, तो रणधीर जायसवाल का नाम ध्यान रखना कि क्या बनाया है, विदेशी मंत्रालय का नया प्रवक्ता इनको बनाया गया है। अरिंदम बागची की हम बात करें, इन्हें संयुक्त राष्ट्र
यूएन और जिनेवा में अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है। अरिंदम बागची कौन थे? पहले भारत के क्या थे? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, जिनको वहां से हटाकर रणधीर जायसवाल को तो उनको प्रवक्ता बना दिया। और अरिंदम बागची को क्या बनाया? यूएन के अंदर और जिनेवा में अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि चुना है। सतनाम सिंह संधू, द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारे भारत की राष्ट्रपति है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक शिक्षाविद सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। संधू वर्ष 2001 में माहौली के लंडारा में चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज की स्थापना की थी। उन्होंने 2012 में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की। संधू एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो बड़े पैमाने पर सामुदायिक प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कहने का मतलब यह है। इनको जो है राज्यसभा में मनोनीत कर लिया गया है। तो कौन है सतनाम सिंह संधू? कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक रहे हैं। प्रीति रज्जक की हम बात करें तो प्रीति रज्जक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। प्रीति ट्रैप शूटर भी है और हवलदार के रूप में सेना में शामिल होने वाली पहली महिला एथलीट बनी है। तो प्रीति रज्जक का नाम ध्यान रखना आप। प्रीति रज्जक ने चीन में हांगजू में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में रजत पदक हासिल किया है। 19वें एशियाई खेलों के अंदर चीन के हांगजू में जो आयोजित हुए थे वहां इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। क्या नाम है? प्रीति रजक। गजक नहीं, रजक, प्रीति रजक। अनिल कुमार लाहौटी की हम बात करें तो अनिल कुमार लाहौटी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण मतलब ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इन्होंने पीडी बाघेला का स्थान लिया है। लाहौटी रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये ध्यान रखना कि अनिल कुमार लाहौटी कौन है? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष। इन्होंने पीडी बाघेला का स्थान लिया है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बी.आर. गवई को सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति की हम बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आती है। इसका कार्य समाज के कमजोर वर्ग को फ्री और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। ये कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 3A के तहत गठित की गई है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 3A के तहत गठित की गई है। अधिनियम की धारा 3A में उल्लेखित है कि केंद्रीय प्राधिकरण राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा और जो है SCLSC का गठन करेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का गठन कौन करेगा? नालसा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का गठन करेगा। तो इनको जो है नामित किया गया है, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई को अध्यक्ष नामित किया गया है सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति। ठीक है, आगे देखो। न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी बराले, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस बराले को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई है। उच्चतम न्यायालय में जो है मतलब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 हो गई है अभी। तो नए जो बने हैं वो कौन है? न्याय प्रसन्ना बी बराले। शेख हसीना की हम बात करें तो शेख हसीना आपने नाम सुना होगा, होगी बांग्लादेश की जो है प्रधानमंत्री अभी जो है चुनकर आई है, लगातार चौथी बार ही चुनी है। आम चुनाव में इन्होंने जीत हासिल कर दी है। शेख हसीना कुल 5वीं बार बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेगी। हसीना की पार्टी आवामी लीग ने 300 सीट वाली संसद में 223 सीट प्राप्त की है। कितनी सीटें प्राप्त की? 223 सीट प्राप्त की है। आगे देखो, संसद और सदस्य के रूप में ये प्रधानमंत्री शेख हसीना का 8वां कार्यकाल होगा। शेख हसीना बांग्लादेश की कुल 5वीं बार प्रधानमंत्री बनेंगी। हसीना आजादी के बाद बांग्लादेश में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाली प्रधानमंत्री की ओर बढ़ रही हैं। बांग्लादेश के बारे में बात करें तो इनकी राजधानी जो है ढाका है, इनकी जो मुद्रा है वो है टाका, है ना। और राष्ट्रपति इनके कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। ठीक है, शहाबुद्दीन इनके क्या है? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। ग्रेबियल अटल फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने 9 जनवरी 2024 को शिक्षा मंत्री ग्रेबियल अटल को अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों इन्होंने जो शिक्षा मंत्री है फ्रांस के, उनका नाम है ग्रेबियल अटल।
ठीक है, इनको जो है फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, ध्यान रखना। ग्रेवियल की उम्र जो है 34 साल है, फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले ये व्यक्ति हैं। इन्होंने जो वर्तमान की जो प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न का स्थान इन्होंने लिया है। और ग्रेवियल अटल फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री भी बने हैं, समलैंगिक प्रधानमंत्री भी बने हैं। ग्रेवियल अटल हाल के जनमत सर्वेक्षणों में फ्रांस के सबसे लोकप्रिय राजनेताओं में से एक है। ठीक है, आगे देखो, फेलिक्स त्वेसीकेदी, कैसा नाम है, फेलिक्स त्वेसीकेदी, फेलिक्स त्वेसीकेदी। यह लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए कांगो के राष्ट्रपति चुने गए हैं। त्वेसीकेदी को 73% से अधिक वोट प्राप्त हुए हैं। फेलिक्स त्वेसीकेदी ने अपने प्रतिद्वंदी विपक्षी नेता मोइसे कटुम्बी को पराजित किया है। स्वतंत्र राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अनुसार कुल 1.8 करोड़ में से 1.3 करोड़ से अधिक वोट इनको मिले हैं। तो ये ध्यान रखना, कांगो के राष्ट्रपति हैं कौन, फेलिक्स। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये चर्चित स्थान और चर्चित व्यक्ति तो हमारे कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ हम बात करें तो हमारा जो है जनवरी का करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है। हमने साथ साथ इंडेक्स भी पढ़े थे और इंडेक्स पे पढ़ने के बाद हमने जो है व्यक्तित्व और स्थल भी पढ़ लिए हैं। तो हमारा देखो जनवरी का करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है। ये आपको एक साथ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जनवरी 2024 का करंट अफेयर। अब मार्च का भी करंट अफेयर हमारा कंप्लीट हो चुका है, मार्च 2024 का। अप्रैल का भी हमारा करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है, उसके सभी इन सभी के तीनों महीनों के वीडियो आपको मिल जाएंगे। अब हमारा जो है फरवरी का 2024 का करंट अफेयर बच रहा है। उसके बाद हम बात करें तो मई 2024 का करंट अफेयर बच रहा है, जून का बच रहा है। ठीक है, 3 महीनों के कर लिए, 3 महीनों के बचने तो 3 महीनों के अभी हम करा देंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट फरवरी का, क्योंकि फरवरी का हम करंट अफेयर कर लेंगे। उसके बाद हम बजट वाला भी करेंगे, उसके बाद हम आर्थिक समीक्षा भी करेंगे दोस्तों। ठीक है, आर्थिक समीक्षा भी करेंगे। अब आप मुझे एक कमेंट करके बता देना कि फरवरी का पहले पढ़ना है कि बजट या आर्थिक समीक्षा पहले पढ़ना है, पहले क्या पढ़ना है वो आप मुझे बता दो। क्योंकि देखो आपको पता है कि एलडीसी की जो एग्जाम है उसका जो है एग्जाम की डेट 11 अगस्त घोषित कर दी है। तो हमारा जो है जुलाई तक का करंट अफेयर हम पढ़ेंगे, जुलाई तक का करंट अफेयर, साथ साथ बजट और आर्थिक समीक्षा। तो आपको करंट अफेयर से रिलेटेड तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। ये सब कंप्लीट हम करवा देंगे, 3 करवा दिए, 3 और करवा दूंगा और बजट और आर्थिक समीक्षा भी करा दूंगा। अब मुझे कमेंट में बता देना कि पहले फरवरी का पढ़ोगे या पहले बजट और आर्थिक समीक्षा पढ़ोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट जरूर करके बता देना। और कोई बात है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके बोल सकते हो और आप फेसबुक पे भी बोल सकते हो।